हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर काफी बेसिक है एंड एट द सेम टाइम काफी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारे आसपास है, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा। तो सबसे पहला टॉपिक तो आज का यही रहने वाला है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। उसके बाद हम आज फोकस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज पे बच्चे, जो कि है एयर, द ब्रेथ ऑफ द लाइफ, राइट। हमारी लाइफ एयर की वजह से क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है। एंड उसके अलावा फिर देखेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे द वंडर लिक्विड। किसकी बात कर रही हूं मैं? वाटर की, राइट। तो फिर देखेंगे कि वाटर क्या है, वाटर क्यों हमारे लिए और बाकी सब लाइफ फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद कैसे हमने वाटर को पॉल्यूट कर दिया है एंड ये हमारे लिए, वाटर पॉल्यूशन कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, राइट। So, if you are truly in love with nature, you will find the beauty everywhere. ऐसा क्यों? राइट अगर सच में आपको नेचर से प्यार है तो बेटा हर जगह आपको ब्यूटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज हर टाइम हमारे आसपास है। क्या इस रूम में भी नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है कोई? यस, द एयर अराउंड मी। तो उसी सबसे पहले एयर से स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। मैं डिफाइन कैसे करूंगी नेचुरल रिसोर्सेज को? रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन अर्थ। अब अर्थ पे तो कितना कुछ प्रेजेंट है, राइट। सो ऐसी चीजें जो अर्थ पे अवेलेबल है, राइट, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, राइट। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी मदर अर्थ पे प्रेजेंट है विदाउट द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस, जैसे कि बेटा एयर, राइट। एयर ह्यूमंस हो या ना हो, एक नेचुरली बाय डिफॉल्ट हमारे अर्थ पे एयर है, वाटर है, सॉइल है, लैंड है, उसके अंदर मिनरल्स है, राइट, और लाइफ फॉर्म्स, राइट। ये सब ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, ये हमारे नेचर ने हमको गिफ्ट किया है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्लैनेट पे हमें नेचुरली गॉड ने गिफ्ट किए हैं। ये चीजें हमारे अर्थ पे बाय डिफॉल्ट विदाउट द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस क्या है, जो भी चीज प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है बेटा, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, मिनरल, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, सब लाइफ फॉर्म्स बेटा नेचुरली जो प्रेजेंट है वो सब क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा। तो हमसे कोई अगर एग्जाम्पल पूछता है तो एयर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, सो या, सो एयर, लैंड, वाटर, लाइफ, ये कुछ मेन रिसोर्सेज हैं। आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एयर को एंड वाटर को। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एक बेसिक चीज से, तो हमने कुछ टर्म सुने हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारा प्लैनेट है, हमारा अर्थ है, राइट। सो मैं यहाँ पे मैं बना लेती हूँ हमारा अर्थ, राइट। ये बेटा हमारा अर्थ है। इसके अराउंड जो लेयर प्रेजेंट है एयर की, इसके अराउंड जो एयर प्रेजेंट है बेटा, एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है एयर का, इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर, राइट। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक्चुअली वो जोन है हमारे प्लैनेट का जहां पे क्या है बेटा, एयर प्रेजेंट है। ठीक है। तो चलो, एटमॉस्फेयर किससे बना है? एयर से। एटमॉस्फेयर किससे बना है? एयर से। चलो अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब बेटा हमारा प्लैनेट अर्थ है, अगर हम उसके पूरे सरफेस की बात करें तो उस पे 75% ऑफ द अर्थ सरफेस किससे कवर है? बताओ जल्दी बताओ। वाटर से। तो हमारे प्लैनेट का वो जोन, वो स्फीयर जो वाटर से कवर्ड है, उसको हम बोल देते हैं बेटा हाइड्रोस्फीयर।
एंड हमारा हाइड्रोस्फीयर किससे बना है? वाटर से। तो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, लेक्स, रिवर्स, ओशन, सीज, राइट, ये सब हमारे अर्थ का कौन सा जोन या कौन सा स्फीयर बनाती हैं? हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर बना है एयर से और हाइड्रोस्फीयर बना है वाटर से। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। अब बेटा 75% वाटर के अलावा जो भी लैंड सरफेस है, जहां पे सॉइल प्रेजेंट है, राइट, वो पार्ट, या हम बोल सकते हैं वो आउटर क्रस्ट, जैसे हमारा ये अर्थ है तो इसका जो आउटर क्रस्ट है, यानी कि वो पार्ट जहां पे लैंड प्रेजेंट है, या इस आउटर क्रस्ट को मैं क्या बोल दूंगी बेटा? हमारा लिथोस्फीयर, राइट। सो लिथोस्फीयर बेटा किससे बना है? लैंड से, या इसको हम बोल सकते हैं अर्थ सरफेस जहां पे सॉइल प्रेजेंट है। सो ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर, राइट। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब देखो बेटा, अगर मैं किसी भी लाइफ फॉर्म की, अगर मैं ह्यूमंस की ही बात करूं, तो हमको सरवाइव करने के लिए एयर की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है एंड लैंड सॉइल की भी जरूरत है, राइट। हम प्लांट्स नहीं हैं, बट हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, और वो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड पे ग्रो करते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें एयर, वाटर, सॉइल सब चीजें क्या है बेटा? जरूरी है सरवाइव करने के लिए, राइट। और ऐसा जोन जहां पे ये तीनों चीजें, एयर, वाटर, सॉइल, एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पे क्या होती हैं बेटा? इंटरैक्ट करती हैं, और जिस वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है, उस जोन को हम क्या बोल देते हैं? उस जोन को हम बोल देते हैं बायोस्फीयर, राइट। तो बायो, बायो का मतलब ही क्या होता है? लिविंग, राइट। बायो का मतलब है लिविंग, राइट। सो वो स्फीयर लाइफ का, जहां पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। क्यों पॉसिबल हो पाती है? बिकॉज वहां पे एयर, वाटर और सॉइल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रही है, लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। तो इस टाइम हम कौन से स्फीयर में हैं? मेरे पास क्या है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, मैं कहीं ना कहीं वाटर की इंट्रैक्शन में हूँ, और मैं सॉइल से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मैं इस टाइम क्या हूँ बेटा? बायोस्फीयर में हूँ। ठीक है, ये समझ आया? आगे चलते हैं बेटा। अब देखो, अब हमारा बायोस्फीयर है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू आई मीन बाय कंपोनेंट्स? अब देखो बेटा, बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट। एक हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट, हमारे बायोस्फीयर का एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट, एक हो गया हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा बेटा? देखो बेटा, बायोटिक, बायोटिक का मतलब ही क्या है? लिविंग। व्हाट डू आई मीन बाय बायोटिक? बायोटिक का मतलब है बेटा लिविंग। तो हमारे हाइड्रोस्फीयर में जो भी लिविंग चीजें हैं, वो हमारी क्या हो गई? बायोटिक कंपोनेंट। और हमारे बायोस्फीयर में जो भी नॉन लिविंग चीजें हो गई, वो क्या बनाएंगी बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या आएगा। चलो, अब देखो बेटा, अपने आसपास देखो, जो भी तुम्हें लिविंग चीज दिख रही है अपने आसपास, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन जो बैक्टीरिया हमें नहीं दिख रहे, जो फंजाई हमें नहीं दिख रहे बट लिविंग है, वो सब क्या है बेटा? हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। एनिमल्स, एनिमल्स में हमारे ह्यूमन बींग्स भी आ गए, ठीक है। उसके अलावा हमारी फंजाई, हमारी एल्गी, राइट, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में आ गया, बायोस्फीयर का पार्ट है बट लिविंग नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा? हमारा इसमें आ जाएगा एयर, राइट। बायोस्फीयर का पार्ट है वाटर, बायोस्फीयर का पार्ट है सॉइल, बायोस्फीयर का पार्ट है सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो है मिनरल्स, राइट।
तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे बायोस्फीयर का क्या करते हैं बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अब देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जरूरी है, राइट। और मैं ये बोल सकती हूं कि एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो हमको कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए? ऑक्सीजन, राइट। मुझे ऑक्सीजन चाहिए। मुझे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? प्लांट्स से मिलेगी, राइट। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं या एयर की बात करूं, इनके प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए जो इनकी साइकिल्स होती हैं उसमें बहुत ही मेजर रोल हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले करते हैं, राइट। अगर प्लांट्स ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर या ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर से क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, राइट। तो एक बायोटिक कंपोनेंट है जो हमारे बायोस्फीयर का, वो भी अफेक्टेड होगा, राइट। तो जितने जरूरी हमारी सर्वाइवल के लिए एबायोटिक कंपोनेंट है, उतना ही एबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए हमारे बायोटिक कंपोनेंट है। और जब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी लाइफ पॉसिबल हो पाती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की। और क्या बनता है हमारा? बायोस्फीयर। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एयर, राइट। तो अगर कोई मुझसे सिंपल सा पूछता है क्वेश्चन कि एयर क्या है, तो मैं सिंपल बोलूंगी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। एयर कोई सिंगल गैस नहीं है, मेरे आसपास क्या है बेटा? एयर है इस टाइम, ठीक है। अब अगर मुझे इस एयर को डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगी कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। कौन सी गैस, राइट। तो उसमें हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। अगर मैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात करूं बच्चे, तो सबसे ज्यादा अर्थ पे जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे 78%, ये अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, 78% क्या प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 21% क्या प्रेजेंट है बच्चे? ये दिख नहीं रहा है, वेट। उसके बाद 21% मेरे पास है ऑक्सीजन, राइट। 78 21 कितना हो गया? 99%। बचा 1%। वो 1% पे हमारी जितनी भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन एंड सो ऑन, जो भी गैसेस है वो सिर्फ उस 1% में आ जाती हैं, राइट। चलो ये तो बात हो गई हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की, राइट। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एयर की यूजेस क्या है। अगर मैं अर्थ पे एज अ लिविंग फॉर्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरे लिए किस काम आ रही है ये एयर? मेरे को कुछ यूज भी तो होना चाहिए ना इसका। तो सबसे पहला बेटा जो यूज है एयर का वो है ब्रीदिंग, राइट। हम सांस ले पा रहे हैं, राइट। ये ऑक्सीजन ये मेरी बॉडी में जाएगी, ये ऑक्सीजन मेरी बॉडी रेस्पिरेशन करेगी इस ऑक्सीजन से। उस रेस्पिरेशन करने के बाद मेरी बॉडी में एटीपी, याद आया, माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है जो कि क्या होती है? एनर्जी। तो मेरी बॉडी जब रेस्पिरेशन करती है क्या यूज करती है? यही ऑक्सीजन जो मेरी एयर में प्रेजेंट है, राइट। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर इसका इम्पैक्ट करेगा, हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएंगे। इवन मैं इस टाइम बोल पा रही हूँ, मैं क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और वो एनर्जी क्यों बनी? रेस्पिरेशन की वजह से। और वो रेस्पिरेशन क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसका? एयर का। उसके बाद कंबशन, राइट, बर्निंग में, राइट। ऑक्सीजन हमने छोटी क्लासेस में समझा है, ये पढ़ा है कि अगर मुझे कंबशन करना है, मुझे कुछ बर्न करना है, तो मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन, राइट। तो ये सब जो इस टाइम हम कर पा रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ वुड, राइट, ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा
कैसे भूल सकते हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज को, फोटोसिंथेसिस, राइट। अगर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, अगर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ हमारे ग्रीन प्लांट्स, हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम एल्गी बोलते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, फूड बनाते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो हमको खाना नहीं मिलेगा। अब सोचो, मुझे खाना नहीं मिला, दूसरे एनिमल्स को खाना नहीं मिला, बहुत सारे एनिमल्स को खाना नहीं मिला, तो सारी फूड चेन गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। अगर प्लांट ने फूड नहीं बनाया तो हिरन क्या खाएगा, डियर क्या खाएगा, और डियर ही नहीं रहे तो लायन क्या खाएगा, सही बात है ना। तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो सोचो, एक गैस जिसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते, बट वो गैस एक्चुअली में कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यस, ये जो वेरियस गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारी हर लाइफ फॉर्म के लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, इतनी सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नाइट्रोजन जब यूजेबल फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाती है बेटा, तो हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है, एंजाइम्स बनाती है, और ये प्रोटीन और एंजाइम्स हमारी लाइफ के दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा ये देखो, ये वेइंग मशीन है, और यहाँ पे देखो कैसे दिखाया जा रहा है कि हमारे अर्थ पे कैसे इसका बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, ग्रीन प्लांट्स बेटा देखो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हमें कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, ठीक है, और हम सरवाइव करते हैं। कंबशन होता है इस ऑक्सीजन की हेल्प से, राइट। अब कंबशन जब होता है, जब कोई बर्निंग होती है, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ली, एक्सेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसके पास पहुंचती है, कंबशन से और इंडस्ट्रीज से जो सब निकली है, वो हमारे ग्रीन प्लांट्स के पास पहुंचती है। तो ये क्या है, बैलेंस बना हुआ है हमारे अर्थ पे, राइट। और ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस खराब हो गया, अगर बहुत ज्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कुछ अलग प्लैनेट्स की बात करूं, जैसे कि हमारा वीनस है या मार्स है, तो देखो बेटा वहां पे मेजर प्रोपोर्शन कौन सी गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक ये बहुत ही क्या है, एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है और हमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये थी कॉम्पोजिशन की बात। अब इसके अलावा क्या कुछ रोल प्ले करती है हमारी एयर, यस, हमारी एयर बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि सबसे पहला रोल है हमारा इन द क्लाइमेट कंट्रोल। अब देखो बेटा, जो एयर होती है वो इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाट डू आई मीन बाय बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। वो एयर को क्या है, हीट को पास नहीं होने देती। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, एंड ये यहाँ पे क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, सन है, राइट। चलो बचपन में बनाते थे ना ऐसी ड्राइंग, पहाड़ बनाते थे, फिर सन बनाते थे, पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ, ठीक है बेटा। चलो ये हमारा सन है। अब देखो बेटा, सन क्या करेगा, हीट वेव्स, लाइट आती है, लाइट के साथ बहुत सारी हीट वेव्स भी आती हैं। अब देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक लेयर है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लेयर है, किसकी, एयर की। अब देखो जब ये हीट रेज आएंगी, तो एयर क्या होगा, उस सारी हीट को अंदर नहीं जाने देगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, उसको नहीं आने देगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट हमारे अर्थ का मेंटेन रहता है। अगर सारी हीट आ जाती तो कितनी गर्मी हो जाती ना अर्थ पे, हम सरवाइव नहीं कर पाते, इतना टेम्परेचर नहीं झेल पाते। उसके अलावा अब देखो बेटा, जो हीट ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, राइट, उसको भी क्या है बेटा, बाहर जाने से ये एटमॉस्फेयर क्या करती है, रोकती है, राइट।
अब देखो बेटा, अगर ये एटमॉस्फेयर इसको बाहर जाने देगी, अगर सारी हीट बाहर चलेगी तो क्या होगा, हमारा अर्थ बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, राइट। जैसे और प्लैनेट्स पे सुना है ना कि बहुत ज्यादा ठंड है, वैसे ही हमारे अर्थ पे क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। सो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करती है, राइट। सो क्या है, इसकी वजह से हमारे अर्थ पे सडन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो पाता। किसकी वजह से, एयर की वजह से। चलो जी, उसके अलावा देखते हैं, एक बहुत ही कॉमन टर्म सुने होंगे, डे ब्रीज, नाइट ब्रीज, सैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो, ये मतलब ये रिलेटेड है किससे, एयर से, राइट। अब देखो बेटा, एयर है, इस टाइम एयर प्रेजेंट है। जब ये एयर मूव करने लगती है तो उस मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। विंड क्या है, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड, राइट। अब जब ये विंड बहुत ही सुहावनी, सौंधी सौंधी, बहुत ही जेंटल हवा चलती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रीज, राइट। और जो बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही जोर जोर से तूफान आने लगता है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म, है ना। तो ब्रीज का क्या मतलब होता है, ब्रीज का मतलब होता है जेंटल विंड, राइट। अब विंड की डायरेक्शन क्या होगी, विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे कोस्टल एरियाज में एयर की मूवमेंट होती है और वो कैसे डिफर करती है नाइट टाइम पे एंड डे टाइम पे। देखते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं डे टाइम। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डे टाइम। अब देखो बेटा, एक ये नेचुरल सी चीज है, हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास पानी ले लो और आप एक बाउल में आप पानी ले लो और एक बाउल में आप सैंड ले लो। आप दोनों को अगर सनलाइट पे रखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो सैंड है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। तो जो सैंड होती है वो दिन के टाइम पे, देखो हमारा यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, तो अब क्या होगा बेटा, ये कोस्टल एरिया है, बीच का एरिया है, यहाँ पे जो सैंड है बेटा सनलाइट की वजह से क्या होगी, बहुत ही वार्म हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वार्मर, या तो दिन में क्या होगा, लैंड और द सैंड विल बी वार्मर ड्यूरिंग द डे टाइम। अब देखो बेटा, अब ये लैंड क्या है, वार्म है, इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या है बेटा, वो भी गर्म हो चुकी है, राइट। अब जो एयर क्या है, हॉट है, हॉट एयर की क्या टेंडेंसी होती है, हल्की है, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और वो क्या जाती है, ऊपर जाती है। तो बेटा ये जो लैंड है, यहाँ पे जो आसपास जो भी एयर होगी वो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी और गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाएगी और हल्की होने से ऊपर चली जाएगी। इट विल राइज अप, हॉट एयर विल राइज अप। अब क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गर्म हवा थी वो ऊपर चली जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस पोर्शन पे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, देयर विल बी लो प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इस जगह की बात करूं, यहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे हवा का प्रेशर कम है। कहां से कहां मूवमेंट होगी, एक जगह पे बहुत प्रेशर है, ठीक है, एक जगह पे लोग भरे पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कमरे में, मान लो कि एक रूम है मेरे पास और वहां पे 100-150 लोग भरे पड़े हैं छोटे से रूम में, और एक जगह बिल्कुल खाली है। जैसे ही मैं गेट खोलूंगी वो सब कहाँ भागेंगे, जहाँ खुला होगा वहां पे भागेंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम है। तो क्या होता है बेटा, डे टाइम में सी के ऊपर की जो एयर होती है वो सी से लैंड की तरफ आती है, राइट। सी के ऊपर जो एयर होती है वो कहाँ मूव करती है, टुवर्ड्स दी लैंड, राइट। इसलिए डे टाइम पे जो हवा चलती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी मतलब क्योंकि वो सी से आई है तो हम उसको क्या बोल देंगे, सी ब्रीज, ठीक है। तो दिन के टाइम पे सी ब्रीज, नाइट टाइम पे देखते हैं क्या होता है। अब जितनी स्पीड से
हमारी सैंड गर्म हुई थी उतनी स्पीड से वो ठंडी भी हो जाती है। तो अब दिन में क्या होता है बेटा, देखो अब रात के टाइम पे हमारी जो यहाँ की एयर है वो क्या है, ठंडी है। यहाँ की जो एयर है, जो वाटर है वो क्या है, वो गर्म है। कंपैरिजन कर रहे हैं, सी के ऊपर जो एयर है वो गर्म है, लैंड के ऊपर जो एयर है वो ठंडी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे गर्मी है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो चुकी है। ठीक है, अगर वहां से कंपेयर करें, गर्म हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। प्रेशर कहां से कहां लगेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से इधर क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगी। ठीक है, तो रात के टाइम पे जो मूवमेंट हुई है एयर की वो कहां से कहां हुई है, लैंड से लेके सी की तरफ, लैंड से लेके सी की तरफ। ठीक है, क्योंकि लैंड से ब्रीज आई है सी की तरफ, इसलिए नाइट टाइम पे होती है बेटा हमारी लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। समझ आया बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, डे टाइम पे और नाइट टाइम पे। अब डिस्कस करेंगे हम रेन के बारे में। रेन, यस, रेन क्यों पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, राइट। बट कभी सोचा है ये क्लाउड्स कैसे बने, कहां से बने और क्यों बने, ठीक है, और कैसे बने। ठीक है, तो वाटर साइकिल हमने पहले भी पढ़ी है, इसको एक बार दोबारा देखते हैं बेटा। सो अगर मैं पूछूं हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड्स कैसे बने। ठीक है बेटा, एयर तो चलो, सॉरी, रेन तो हमारी आई क्लाउड से, बट हम उससे थोड़े और पहले की बात करते हैं। देखो बेटा, क्लाउड्स क्या है और क्लाउड्स कैसे बने। तो हम अगर बात करें हमारे वाटर बॉडीज की, वाटर बॉडीज में क्या होता है बेटा, बहुत सारा पानी। ठीक है, अब सनलाइट में या हीट की वजह से ये सारा वाटर क्या होता है बच्चे, इवेपोरेट होता है। नॉट सारा, बट धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वाटर इवेपोरेट होता है। अब जब वाटर इवेपोरेट होगा ये वाटर वेपर्स बनेंगे, और ये वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, ऊपर स्काई में। ठीक है, तो वाटर बॉडीज, रिवर है, ओशन है, लेक्स हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर इवेपोरेट होगा, और ये इवेपोरेशन होने की वजह से सारे वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, इन द स्काई। ठीक है, चलो उसके अलावा हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, राइट। हमें और प्लांट्स चाहिए, अभी भी चाहिए, मैं बोल रही हूँ प्लांट्स हैं बट हमें और प्लांट्स की जरूरत है, फाइन। तो अब ये प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट्स करते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब ये जो वाटर लॉस हुआ वाटर वेपर की फॉर्म में, ये वाटर वेपर कहाँ जाएगा, ऊपर, सबको ऊपर जाना है ना। तो ये ट्रांसपीरेशन होने की वजह से क्या हुआ, ये वाटर वेपर भी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कम है। अगर मैं लैंड के सरफेस की बात करूं और ऊपर की बात करूं स्काई में, तो टेम्परेचर में काफी डिफरेंस है, राइट। ऊपर टेम्परेचर कम है, तो ये वाटर वेपर जब ऊपर पहुंचेंगे लोअर टेम्परेचर की वजह से क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके पास 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 टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या करेंगी, एक साथ आ जाएंगी, और ये कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा, हमारे क्लाउड्स बनेंगे। ये हमें जो दिख रहे हैं हमारे क्लाउड्स बनेंगे, राइट। अब क्लाउड्स बने, अब क्लाउड्स में टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक साथ आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, राइट, इकट्ठी होती रहेंगी। और जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगी तो ये रेन की फॉर्म में क्या होंगे बेटा, प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन रेन के फॉर्म में हो सकती है, अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो स्नोफॉल की फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली जो हिल स्टेशंस हैं वहां पे जो स्नोफॉल होती है, बेसिक डिफरेंस क्या है, वो भी एक तरीके की क्या है, प्रेसिपिटेशन है। जस्ट बिकॉज वहां पे टेम्परेचर बहुत कम था तो पानी की बजाय वहां पे क्या हो रहा है बेटा, स्नोफॉल हो रही है। वहां पे फ्री फ्रोजन वाटर क्या है, एक तरीके से गिर रहा है, उसको हम स्नोफॉल बोल देते हैं। सो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में हो सकता है, या
सो प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में हो सकता है, प्रेसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हेल, हेल मतलब ओले, बोलते हैं ना ओले गिरे, ओले गिरे, राइट, तो जिसको स्लीट या हेल की फॉर्म में भी हो सकता है। फाइन, अब रेन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, रेन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इस रेन से ही हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी फील्ड जो होती हैं इरिगेट हो पाती हैं, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स इस वाटर पे डिपेंडेंट हैं। फाइन, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर इस रेन की वजह से क्या होता है, वाटर टेबल ठीक होती है, ये रेन वाटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के काम आता है और बहुत सारी डेली एक्टिविटीज इस रेन वाटर की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन। ये टर्म काफी कह सकते हैं करंट टॉपिक या हॉट टॉपिक है इंडिया में तो एटलीस्ट। डू यू नो वर्ल्ड की जितनी भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो हैं, अगर मैं टॉप 15 या टॉप 10 की बात करूं तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वो सिटीज हमारे इंडिया की हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन अ वेरी sarcastic वे, राइट। दिल्ली, कानपुर, फरीदाबाद, ग्वालियर, ये कुछ ऐसी सिटीज हैं बेटा हमारे इंडिया की जो हाईली क्या है, पॉल्यूटेड है, राइट। बट एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं कब कहूंगी कि आज पॉल्यूशन कम है या ज्यादा है, राइट। अब आजकल हमारे पास बहुत सारी एप्स आ गई जिसमें हम चेक कर लेते हैं, हमारे ऐप में आ जाता है कि आज ये वाला सिवियर है, पॉल्यूशन आज कम है, ये वो। बट एक्चुअली पॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं कैसे कहूं कि एयर पॉल्यूशन क्या है? तो एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और कंपाउंड्स इन द एयर, राइट। जब हमारी एयर के अंदर बेटा टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल, जब हमारी एयर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, और उस लेवल पे प्रेजेंट होते हैं कि वो हमको हार्म कर सकते हैं, उस टाइम हम बोलते हैं कि एयर पॉल्यूशन है। जनरली हमारे एयर के अंदर बेटा देखो गैस है, वो कहीं ना कहीं तो डिफ्यूज करेगी, कहीं ना कहीं तो मूव करेगी, मैं उसको कैद नहीं कर सकती एक जगह, उसको स्टोर नहीं कर सकती, राइट। एयर है हमारी, कहीं ना कहीं तो डिफ्यूज करेगी, बट एक पर्टिकुलर लेवल जब उसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक जगह पे, राइट, तो मैं क्या बोलती हूँ, एयर पॉल्यूशन हो गया। अब पॉल्यूटेंट्स अगर मैं बोलूं, मैं बोल सकती हूँ एयर पॉल्यूशन कब है, जब मेरी एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। पॉल्यूटेंट्स क्या है, पॉल्यूटेंट्स कोई भी टॉक्सिक केमिकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज जो मेरे लिए अनवांटेड है, मुझे वो नहीं चाहिए, और वो इतना अनवांटेड या हार्मफुल चीज है कि वो मेरी हेल्थ को, नॉट सिर्फ मेरी हेल्थ को या ह्यूमंस की हेल्थ को, हमारे प्लांट्स की हेल्थ को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को हार्म कर सकती है, उसको मैं बोलूंगी पॉल्यूटेंट्स। और जब ये पॉल्यूटेंट्स का लेवल बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारी एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है या हमारी एयर पॉल्यूटेड है। कितनी सुंदर पिक्चर है, कितना अच्छा स्काई है पीछे यार, क्यों काला कर रहे हो इसको? हाँ, चलो जी। अब कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो बेटा, एयर पॉल्यूशन के दो कॉजेज हो सकते हैं। अगेन एयर पॉल्यूशन बेटा कुछ नेचुरल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है और मैन मेड कॉजेस की वजह से भी होता है। नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं, यस। नेचुरल कॉजेस में हम डिस्कस करते हैं बेटा, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे वॉल्केनिक इरप्शंस या कहीं पे भी आपने देखा हो तो आपने देखा होगा जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो कितना ज्यादा स्मोक निकलता है, राइट। तो वो स्मोक क्या करता है, हमारी ऑब्वियसली हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। उसके अलावा बेटा फॉरेस्ट फायर, आई थिंक 1-1.5 साल पहले बहुत ही ज्यादा न्यूज में था कि अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत ही खतरनाक वाली फॉरेस्ट फायर हुई थी, यस, राइट। तो ये फॉरेस्ट फायर जब होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से भी काफी सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एयर में जाता है और हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली ये मैनमेड के सामने तो नेचुरल कुछ भी नहीं है, तो मैनमेड कॉजेज भी हो सकते हैं। अब मैनमेड कॉजेज में क्या आ जाएगा बेटा, देखो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज कितना सारा स्मोक रिलीज करते हैं,
उसके अलावा बेटा हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हमारे जितने भी व्हीकल्स वगैरह हैं, राइट, व्हीकल्स जैसे कि हमारी कार, ट्रक्स, इवन प्लेन से भी उसका इंजन होता है, तो उसमें से भी क्या होते हैं बेटा, पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, बर्निंग ऑफ वुड, राइट, बहुत सारे जगह पे बर्निंग होती है उसकी वजह से। एंड उसके अलावा हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की वजह से भी पॉल्यूशन हो सकता है। यस, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने एक चीज सुनी होगी, ऑड इवन पॉलिसी, राइट। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जब हमारे सीएम है वो, एंड जब हमारी दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो पिछले कुछ ईयर्स में ऐसा हो चुका है कि ऑड इवन रख दिया जाता है। एंड उस टाइम पे अगर आपने सुना हो तो कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ का कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स, और वो क्या होते हैं हमारी एयर में बढ़ जाते हैं, और वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो भी एक्टिविटीज होती हैं इनकी वजह से क्या होता है बेटा, कुछ केमिकल्स, ठीक है, इन सभी एक्टिविटी की वजह से क्या, कुछ केमिकल्स क्या होते हैं हमारे एयर में रिलीज होते हैं। अब वो कौन से केमिकल्स हैं और वो क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, उसके अलावा हमारे ओजोन, ओजोन गैस, राइट, ओजोन गैस नॉट दैट स्ट्रेटोस्फेयर वाली, बट हमारे उसमें भी एक ओजोन गैस इज अ पोल्यूटेंट काम कर सकती है। उसके अलावा बेटा पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, अब जब तक छोटे छोटे इनको बोल सकते हैं कण, ठीक है, हमारी डस्ट के कण। अब देखो ये बेटा ये PM 2.5 हो सकते हैं या PM 10 हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, छोटे छोटे मिट्टी के छोटे छोटे डस्ट के कण, राइट, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। अब ये सब क्या है, हमारे मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी एयर में बढ़ जाती है तो उनको हम बोलते हैं ये हमारे लिए एक तरीके के पॉल्यूटेंट हैं, और जब ये बढ़ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि एयर में पॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। PM 2.5 और PM 10 का क्या मतलब है बेटा, देखो इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पास एक पार्टिकल है, एक का डायमीटर 10 है, एक का डायमीटर 2.5 है। पार्टिकल जिसका डायमीटर 10 माइक्रॉन्स है उसको PM 10, और जिसका 2.5 है उसका हमने नाम दे दिया PM 2.5, राइट। तो ये कुछ पॉल्यूटेंट्स है। सो हु नीड इंस्टाग्राम फिल्टर जब हमारे पास स्मॉग है, इट्स अ बैड थिंग, राइट। स्मॉग होना कोई अच्छी बात नहीं है। सो बेटा क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, तो एक चीज समझते हैं, स्मॉग, राइट। अब स्मॉग क्या होता है, स्मॉग एक टर्म है जिसको हमने डेराइव किया है स्मोक प्लस फॉग से, राइट। तो जब हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है तो हम उसको एक्चुअली देख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्मॉग। स्मॉग स्पेसिफिकली हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा हमारे इन्वायरमेंट में, ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है बेटा, स्मॉग होता है। स्मॉग बेसिकली क्या है, स्मॉग एक फोटोकेमिकल हेज है। हेज मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि एक ग्लास है, मैंने इस पे ऐसे एक्सेल किया तो हेजी हो गया, राइट। तो बेसिकली हमारी एयर होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हेजी हो जाती है। हेजी एज इन कभी वो बेटा ग्रेश कलर की या ब्राउनिश कलर की क्या होती है बेटा, दिखने लगती है, हेजीनेस हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि वो हमारी एयर हेजी क्यों हुई, तो आंसर बेटा इसका यही छुपा हुआ है, फोटो केमिकल। अब बेसिकली होता क्या है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी इंडस्ट्री से, व्हीकल से अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकले, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर,
एंड ये सब स्मोक निकला, राइट। अब बेटा ये सब केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब भी क्या है, लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ये सब केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अब विंटर के टाइम पे क्या होता है बेटा, हमारा टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारी एयर क्या होती है, कंडेंस होने लगती है। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ये केमिकल होता है ये हमारी एयर के साथ मिक्स होके कंडेंस होने लगता है, एयर भारी होने लगती है। और ये क्या होते हैं बेटा, हमारे एयर के अंदर ये सब पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और हमारी एयर क्या हो जाती है, हेजी हो जाती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि फॉग है, इसलिए हमने इसको क्या टर्म दिया है बेटा, स्मॉग। तो स्मॉग बेसिकली क्या है, एक तरीके की फॉग जो कि किससे बनी है, स्मोक से, राइट। तो अगर हमारी एयर में हमें स्मॉग दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन काफी है, राइट। उसके अलावा एक और इम्पैक्ट, एक और चीज जो हमारे पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है बेटा, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। रेन हमें पता है क्या है, बट एसिड रेन मतलब हमारी रेन के अंदर एसिड, यस। बट अब ये समझना होगा कि एसिड आया कहां से। एसिड क्या एयर में था, यस। बट एसिड किसने भेजा एयर में, एसिड हमने ही भेजा। हमारे जो कारनामे हैं उनकी वजह से एसिड बना। अब देखो बेटा होता क्या है, गैसेस, ऑयल, कोल, राइट, वुड, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से अलग अलग फॉर्म के हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये क्या होते हैं बेटा, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, होम्स, पावर स्टेशन की वजह से क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, हमारे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, हमारे एयर में जाते हैं, ठीक है। अब जब ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एयर में पहुंचते हैं तो क्या होता है बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ओजोन बेसिकली क्या है, जैसे हमारा O2 होता है वैसे ही ओजोन O3 होता है, राइट। ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3। तो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बेसिकली क्या है, ऊपर जाके कुछ केमिकल लोचा हो जाता है और ये रिएक्शन होते हैं। और इन रिएक्शन की वजह से क्या बनता है, दो एसिड बनते हैं। दो एसिड कौन से हैं वो, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो बेटा एयर में जाके ये दो एसिड बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमारी क्लाउड्स में वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जब ये क्लाउड्स रेन देते हैं, प्रेसिपिटेशन देते हैं, तो क्या होता है बेटा, एसिड रेन। अब ये एसिड रेन हमारे लिए तो हार्मफुल है, हमारी स्किन पे पड़ेगी तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, प्लांट्स के सरफेस पे गिरेगी, प्लांट्स को हार्म करेगी, सॉइल में गिरेगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। उसके अलावा इवन हमारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स पे गिरेगी तो बेटा उसको भी क्या करेगी, कोरोड करेगी। एसिड्स जो होते हैं बेटा, पीएच कम होता है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, चीजों को डैमेज करेगी, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है हमारी एसिड रेन में एंड ये हार्मफुल है, राइट। और ये अगर किसी एरिया में एसिड रेन हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहां की जो एयर है वो हाईली पॉल्यूटेड है, ठीक है। चलो अब समझते हैं लाइकेंस एंड एयर पॉल्यूशन। लाइकेंस एंड एयर पॉल्यूशन क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, यस। कैसे, बट पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई लाइकेंस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा लाइकेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दो चीजों से मिलके बने होते हैं, एल्गी प्लस फंजाई। अब इसका क्या मतलब है, देखो बेटा लाइकेंस एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरली हमको हमारे प्लांट की स्टेम के सरफेस पे कुछ इस तरीके की पैचेस के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ग्रो होते हुए देख सकते हैं। हमारे प्लांट्स की लॉग्स पे, स्टेम पे, रॉक्स पे इस पैचेस के फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, ये ग्रो करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो लाइकन होते हैं ये एसोसिएशन होते हैं किसके, एल्गी और फंजाई के, ये दोनों साथ में रहते हैं, राइट।
और जब ये दोनों साथ में ऐसे रहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम लाइकन बोलते हैं, राइट। अब देखो बेटा, ये जो लाइकन्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव टू लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन। मतलब अगर किसी एरिया में पॉल्यूशन की लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है तो वहां लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे, राइट। और अगर कहीं पे मुझे इस तरीके के लाइकन्स ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, ये इस चीज का इंडिकेटर है कि उस एरिया में पॉल्यूशन नहीं है, तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आप कहीं पे लाइकन स्पॉट कर पा रहे हो, इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दिल्ली में या किसी हिल स्टेशन पे कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे लाइकन्स, तो मोस्ट प्रोबेबली हिल स्टेशन में, क्योंकि वहां पे जनरली पॉल्यूशन कम होता है, स्काई इज मोर क्लियर एंड बेटर, राइट। तो लाइकन्स क्या है, इंडिकेटर है बेटा किसके, हमारे पॉल्यूशन के। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वाटर, राइट। वाटर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो तो है ही, बट उसके अलावा बेटा हम और भी चीजें देखेंगे कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हम हमारे हाइड्रोस्फीयर की बात करूं, राइट, तो या मैं अपने प्लैनेट अर्थ की बात करूं, तो बेटा उस पे 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, है ना। हमारा जो अर्थ है उस पे 75% जो उसका सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारा पानी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उस 75% में से बात करूं मैं बेटा, उसमें से 97.5% क्या है, सॉल्ट वाटर है, मरीन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, मेरे किसी काम का नहीं है, राइट। मैं उसको यूज नहीं कर सकती। मेरे काम का कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर। वाई सॉल्ट वाटर इज नॉट यूजफुल, बेटा उसके अंदर सॉल्ट के कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं और मेरी बॉडी उन सब सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, राइट। जनरली देखा जाता होगा घर पे कोई बहुत ज्यादा नमक भी खाता है तो बोलते हैं ना अपना इतना ज्यादा आप सॉल्ट इंटेक मत करो, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बोन्स क्या होंगी बेटा, गलनी शुरू हो जाएंगी अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा, ठीक है। तो अब हमारे काम का कौन सा वाटर है, हमारे काम का वाटर है बेटा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर सिर्फ क्या है 2.5%। अगर मैं इस टोटल फ्रेश वाटर को भी देखूं बेटा, उसमें से उस फ्रेश वाटर का भी जो 68.9% फ्रेश वाटर है वो हमारा ग्लेशियर्स में, पोलर कैप्स में, पोलर रीजन में क्या है बेटा, वहां पे लॉक्ड है, वहां पैक्ड है, राइट। तो वो भी मैं यूज नहीं कर सकती। अब मैं बात करूं ग्राउंड वाटर की, व्हाट डू आई मीन बाय ग्राउंड वाटर, हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस से नीचे जाके जो पानी वहां पे वाटर टेबल पे अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो पानी प्रेजेंट है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो उसमें भी बेटा 30.8% जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब रहा कहा जो भी बचा वो बाकी मेरी लेक्स एंड रिवर्स में प्रेजेंट है, राइट। तो बेसिकली देखा जाए जो हम वाटर यूज करते हैं बेटा, लेक्स एंड रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। अगर हम वेल से पानी ले रहे हैं तो हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, लेक्स रिवर्स से हम पानी लेते हैं, जो जनरली हम पानी पीते हैं तो रिवर्स में से जो पानी आता है वो यही पानी है, राइट। तो फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे लिए जो अवेलेबल है। चलो अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं व्हाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना, या सिर्फ दूसरी लाइफ फॉर्म्स के लिए भी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट ऑल सेल्यूलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम। जितनी भी सेल्यूलर प्रोसेसेस हैं यानी कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में सेल के अंदर हो रहे हैं, उन सभी रिएक्शंस का जो मीडियम है वो क्या है, वाटर। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में होती हैं, हमारे सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं उनका एक मेजर कंपोनेंट क्या है बेटा, वाटर, राइट। तो वाटर इन रिएक्शंस का मीडियम बनता है। उसके अलावा अगर हम देखें बेटा, हमारा सेल साइटोप्लाज्म वाटर है, वैक्यूल में वाटर है, ये सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अब वाटर जो है हमारी बॉडी का क्या है, एक मेजर पार्ट है। सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड
फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी में कितनी सारी चीजें इधर से उधर क्या होती हैं, मूव होती हैं, राइट। अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लूं तो हमारी बॉडी में अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट होगा तो वो कौन करेगा, ब्लड। मेरी बॉडी में ऑक्सीजन है, फूड है, हार्मोन है, सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। एंड ब्लड का मेजर पार्ट क्या है बेटा, वाटर। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम फ्लोएम करते हैं, इवन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, राइट। रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल से, सॉइल के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब किए, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो पानी साथ साथ जब एब्जॉर्ब होगा, इन मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेगा, इनको भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक। तो यस, पानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा बेटा, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो कैसे भूल सकते हैं हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। एंड इसके अलावा हमारी जो फूड चेन्स है, फूड वेब्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। तो सभी ऑर्गेनिजम्स, लाइफ फॉर्म्स के सर्वाइवल के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली उन्हें फ्रेश वाटर चाहिए होता है। देखो बेटा, लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स भी दो तरीके की होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, कुछ मरीन वाटर में रह सकते हैं, राइट। उनको वो मरीन वाटर में रह सकते हैं वाले ऑर्गेनिजम्स। बट अगर मैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें अपने सर्वाइवल के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि इतना सॉल्ट कंटेंट हमारी बॉडी नहीं झेल पाएगी, राइट। उसके अलावा वाटर जो होता है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, राइट। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, है ना। अब हमें जब स्वेटिंग होती है तो हमें लाइक फील बेटर, हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। वैसे ही जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट्स में से वाटर का जब लॉस होता है, उनकी बॉडी में भी क्या होता है बेटा, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो हमारी बॉडी में क्या है बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में वाटर क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसलिए वाटर क्या है, सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट डू यू नो, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब वाटर वाटर का मतलब हमें पता है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा वेराइटी। वेराइटी ऑफ व्हाट, किस चीज की वेराइटी, वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, राइट। अब लिविंग फॉर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, लिविंग फॉर्म प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, राइट। तो किसी भी एरिया में कितनी ज्यादा वेराइटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पे बहुत तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगी वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। और अगर किसी एरिया में बहुत ही कम प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेराइटीज मिल रही हैं तो मैं बोलूंगी बायोडाइवर्सिटी वहाँ की कम है। डू यू नो, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का एयर ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ पे सॉइल किस तरीके की है। बट डू यू नो, एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करता है वाटर पे, राइट। तो अगर कहीं मैं दो जगह का एग्जाम्पल लूँ बेटा, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया डेजर्ट का और ले लिया मैंने रेन फॉरेस्ट का, राइट। अब देखो बेटा, डेजर्ट में पानी कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, राइट। तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। एंड जहाँ पे पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, वहां पे प्लांट्स की वेराइटी ज्यादा होगी, एनिमल्स की वेराइटी ज्यादा होगी, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी होगी। अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो अब आप खुद देखो, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चली जाऊं तो वहाँ पे मुझे अच्छी खासी वेराइटी मिल जाएगी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। अगर मैं राजस्थान चली जाऊं जहाँ पे कंपैरेटिवली रेन कम होती है तो मुझे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी वहाँ पे मुझे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन पॉल्यूशन एवरीवेयर, यस। पॉल्यूशन सिर्फ हमारे एयर में नहीं बेटा, पॉल्यूशन हमारे वाटर में भी है। समझते हैं बेटा वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, मैं कैसे डिफाइन करूंगी वाटर पॉल्यूशन को। अब देखो बेटा,
अगर मेरी वाटर बॉडी में कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, और अगर वो चेंज मेरी किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल मतलब कैन कॉज हार्म, अगर वो फिजिकल या केमिकल चेंज किसी भी लाइफ फॉर्म को हार्म कॉज कर रहा है, तो वो क्या मैं उसको बोलूंगी वाटर पॉल्यूशन। वो कोई भी केमिकल, अगर मेरे वाटर बॉडी में कुछ भी केमिकल चेंजेस हुए तो वो वाटर पॉल्यूशन है। अगर कोई फिजिकल चेंज हुआ और इसकी उस केमिकल चेंज की वजह से मेरी किसी भी लाइफ फॉर्म पे इफेक्ट आया तो मैं उसको बोलूंगी वाटर पॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे हम 3 एस्पेक्ट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन किस वजह से हो सकता है? कोई भी अनडिजायरेबल चीज अगर मैं ऐड कर दूं, कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस में ऐड कर दूं मेरी वाटर बॉडी के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगी, वाटर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब वो अनडिजायरेबल चीजें क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं कुछ फर्टिलाइजर्स, एनपीके फर्टिलाइजर्स, यूरिया, है ना, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, सुना है 2,4-D, एट्राजीन, ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे फार्मर्स या जनरली इन केमिकल्स को हम यूज करते हैं इन दी फील्ड एरिया, राइट। अब देखो बेटा, जब हम अपनी फील्ड्स को इरिगेट करते हैं तो ये सब वाटर के साथ बह के हमारी वाटर बॉडीज में पहुंचती हैं, एंड ये केमिकल जब हमारे वाटर बॉडीज में पहुंचती हैं तो हमारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, जो पानी के एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं। उसके अलावा बेटा और क्या केमिकल्स हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। अब ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये सारा अपना वेस्ट कहाँ डंप कर देती हैं? अपना सीवेज हमारे वाटर के अंदर डंप कर देती हैं। सारा उनका सब जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे रिवर्स में चला जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं बेटा, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गई। पेपर इंडस्ट्री में एक बड़ा ही हैवी मेटल रिलीज होता है, इसको मैं बोलती हूँ मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी एक हैवी मेटल है जो क्या करता है बेटा, अगर ये किसी की बॉडी में चला जाए तो अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उनको एक डिजीज हो जाती है, मिनी मैटर डिजीज। क्या हुआ, हमारी वाटर बॉडी के अंदर ये मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ा और किसी की बॉडी के चला गया, किसी बॉडी में गया, उनकी बॉडी में मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता गया एंड उसकी वजह से उनको एक डिजीज हुई जिसको हम बोलते हैं मिनी मैटर डिजीज। अब ये डिजीज क्यों इतनी खतरनाक है? क्योंकि इस डिजीज में पर्सन मेंटली रिटार्ड हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, यस, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, हमारी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया। उसके अलावा बेटा हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेशन करते हैं। मतलब हो सकता है मेरी पानी, जो मेरी वाटर बॉडी है उसके अंदर क्या हो बेटा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, राइट, ऐसे बैक्टीरिया जो कि टाइफॉइड कॉलेरा करते हो, राइट। तो ये सब मेरी वाटर बॉडी के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर मेरी वाटर बॉडी लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर ये सब चीजें हैं और मैं इनको यूज करूंगी, कंज्यूम करूंगी, मेरी बॉडी के अंदर जाएंगे और मुझे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं जो मेरे पानी को पॉल्यूट करती हैं। उसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं अनडिजायरेबल चीजों के अलावा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे वाटर के अंदर से ड्यू टू पॉल्यूशन क्या होती है बेटा, रिमूव हो जाती हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। अब देखो बेटा, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर में, सो मेरे वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको हम DO भी बोलते हैं, मेरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर सर्वाइवल। बट जब वाटर पॉल्यूशन जो होता है, वाटर पॉल्यूशन decreases
डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो बेटा वाटर पॉल्यूशन होता है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा, कम कर देता है। अब देखो, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, मेरे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में प्रेजेंट है उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो उनकी लाइफ प्रोसेस है वो इम्पैक्ट होंगी, वो इम्पैक्ट होंगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। अब वाटर में छोटी बड़ी फिशेस मरने लगेंगी तो वाटर की जो फूड चेन है वो गड़बड़ होगी, तो ओवरऑल क्या होगा, मेरी वो वाटर बॉडी का इकोसिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो क्या होता है बेटा, यूजफुल चीजें जब निकाल देते हैं हम पानी में से तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का वाटर पॉल्यूशन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे सडन चेंज इन टेम्परेचर। अब ये सडन चेंज इन टेम्परेचर कैसे हो सकता है? मान लो मेरे पास एक रिवर है, उसके पास में क्या है, एक इंडस्ट्री है, राइट। वो इंडस्ट्री बहुत सारा केमिकल्स, राइट, क्या करती है, जनरेट करती है। वो सारे केमिकल्स, वो सारा गरम गरम पानी क्या हुआ, मेरी वाटर बॉडी में आया। वाटर बॉडी में अब क्या होगा, अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जैसे हम हैं, हम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अभी हम दिल्ली में हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि चलो बेटा ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, क्या हम वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? नो। वैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स जो उस वाटर बॉडी में हैं, अगर इनको मैं एकदम ऐसा बहुत ज्यादा गर्म पानी दे दूं तो ये नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। उसकी वजह से क्या होगा, sudden change in temperature will impact sudden change in temperature will impact organisms in water, right। उसके अलावा बेटा एक और चीज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने वाला। अब देखो बेटा, जब मेरे पानी का टेम्परेचर लो है, पानी का टेम्परेचर कम है, राइट, उस टाइम पे उस पानी में जो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा होगी। अगर मेरा पानी बहुत ठंडा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगी, ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगी तो ज्यादा अवेलेबल होगी और उन सारे अक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को पानी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। अगर मैंने एकदम बहुत ज्यादा अपना टेम्परेचर क्या कर दिया बेटा, हाई कर दिया, पानी का टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्म है टेम्परेचर, उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कम ऑक्सीजन, मेरे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एंड क्या हो जाएंगे, दे विल बी डेड और दे विल बी किल्ड एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट। तो ऑक्सीजन चाहे हम बाहर हैं, टेरेस्ट्रियल है, हमें जरूरी है, पानी है उनको भी जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन किसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है, हमारे वाटर पॉल्यूशन की वजह से, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे बेटा, कॉजेस थे। एक तो अनडिजायरेबल चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए, यूजफुल चीजें नहीं निकालनी चाहिए और सडन फिजिकल चेंज नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बॉडी का, राइट। चलो, मीम ऑफ द डे, राइट। अगर इतना पॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, सो वाटर पॉल्यूशन की वजह से कोई भी डॉरी को, नीमू को नहीं ढूंढ पाता, क्यों? क्योंकि वो इस पॉल्यूशन में मर चुके होते, इजंट इट? सो आज हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं बेटा एयर एंड वाटर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंड, सॉइल एंड मिनरल के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।